नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग जरूर दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके द्वारा बौद्धों के लिए जो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों वो थे धर्मपाल। दोस्तों धर्मपाल थे, इनके द्वारा जो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में रेलवे के कई बार दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी इसको जो संरक्षण प्रदान किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है इसको निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन थे। तो दोस्तों आपके दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। और कब की गई थी दोस्तों, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जाती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में दोनों व्यक्तियों का नाम पूछ लेता है, कभी कभी दयाराम साहनी ही आपको ऑप्शन में मिल जाता है। तो आप इन दोनों को याद रखिए क्योंकि कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस मत हो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आनंद मठ जो उपन्यास है ये, इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो आके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों ये बड़ी फेमस बुक है और आपके एग्जाम वाला इस क्वेश्चन को बहुत ही पूछता है कि जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अरविंद घोष। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यानी यहाँ पर आपको दोस्तों बताना कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसके कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो उस समय जो वहाँ का गवर्नर थे वो कौन थे। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, उस समय जो रीडिंग थे वहाँ के गवर्नर थे। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। देखिए पुस्तक है इसका, ये जो पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, विश्व इतिहास की झलक है। तो आपको ध्यान रखना, बड़ी फेमस बुक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको जो रद्द करने वाले व्यक्ति थे वो दोस्तों आपके लॉर्ड रिपन
दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो रद्द किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? यानी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन से वर्ष जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसको पहली बार गाया गया था। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये दोस्तों जो पहली बार गाया गया था तो 1896 यानी 1896 में गाया गया था। और दोस्तों ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका दोस्तों जो कलकत्ता अधिवेशन था, दोस्तों जो कलकत्ता अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें दोस्तों ये जो है आपका वंदे मातरम है ये गाया गया था। और किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दोस्तों ये जो है गाया गया था, आपका जो राष्ट्रीय गीत है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, इसको क्यों निलंबित किया गया था, इसका क्या कारण था? यानी दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है इसको निलंबित करने का जो कारण है वो क्या था? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना इसको क्यों निलंबित किया गया था। तो दोस्तों जो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसे जो है निलंबित कर दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इस टॉपिक पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो दोस्तों वीडियो हमारे वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा। जलियांवाले बाग हत्याकांड से जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्जाम में वहाँ से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आपको उस वीडियो को जरूर देखना है। यहाँ पर दोस्तों जो पूछा जा रहा है आपसे कि जो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसको कराने वाला कौन था? तो जनरल डायर था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1911 में भारत की जो राजधानी कोलकाता थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो आपको दोस्तों याद रखना वो थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग। दोस्तों जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे इन्होंने ही 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो है घोषणा की थी। और 1912 में दोस्तों भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली बन गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? देखिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना इसका जो मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो संविधान के स्रोत हैं यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो अगर बात करें दोस्तों नागरिकता की तो दोस्तों इस संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और अगर भाग 1 की बात करें
तो दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई यहाँ पर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो दोस्तों अगर बात करें 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत दोस्तों संविधान में जिस अनुसूची को जोड़ा गया है वो अनुसूची कौन सी है, तो 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनके अंतर्गत दोस्तों कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों वो आपका जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 24 है, यानी आर्टिकल जो अनुच्छेद 24 है, ये आपके बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको याद रखना है कि कौन से ऐसी नदी है जिसकी सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों वह गंगा नदी। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो मेघना के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये भी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में इर्द गिर्द घूमने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना। और आपको मालूम भी होगा पहले से भी कि भारत में जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो गुजरात राज्य है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस इनके दोस्तों 100% हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को जब भी टाइम मिले तो एक बार शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग RPF SI कांस्टेबल एग्जाम्स की 2024 में तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।